अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद और मैं हूं आपका होस्ट साजिद हसन। शरह सूद में इजाफा हुआ है, 20% पर पहुंच गई है। इसके अलावा डॉलर ने एक लंबी छलांग लगाई है और 285 रुपए का ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। और मार्केट के अंदर जरा ये बताते हैं कि 300 रुपए के रेट के ऊपर डॉलर जो है वो ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान के 300 रुपए और डॉलर एक, इस हवाले से महंगाई की शरह में इजाफा किस तरह हो सकता है, ये पाकिस्तानी आवाम से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई से मुतासिर होने वाली जो अवाम है उसका हाल बहुत खराब है। शरह सूद में हमने देखा कि 2% इजाफा तवक्को किया जा रहा था, लेकिन 3% इजाफा किया गया और इस तरह ये 20% हो गई है। इस वक्त डॉलर को नीचे लाने के लिए डार साहब के तमाम दावे जो हैं वो गलत साबित हो रहे हैं, धरे के धरे रह गए हैं तमाम तर दावे। और IMF प्रोग्राम के अंदर ताखीर क्यों हो रही है? कहा यह जा रहा था कि पिछले हफ्ते ये मुआहदा हो जाएगा, फिर कहा गया कि इस हफ्ते ये मुआहदा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता कि IMF के साथ मुआहदा कब होगा। डॉलर में इजाफा इस मुआहदे के ना होने की भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जबकि महंगाई की शरह इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 31.5% पर इस वक्त मौजूद है। और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो CAA1 से मोडीज ने कम करके CAA3 कर दी है। इस तरह आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितने मुश्किल हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के, और सबसे ज्यादा मुश्किल हालात इस वक्त पाकिस्तान की गरीब आवाम के हैं, जो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है और खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी इंतहाई कलील है, जिसकी वजह से किस तरह जिंदगी की गाड़ी को आगे चढ़ाया जाए पाकिस्तानी आवाम से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फरूक सलीम साहब, माहिर मईशत हैं, और इनके अलावा इनके साथ मौजूद होंगे साहब चेयरमैन करेंसी एक्सचेंज है। सबसे पहले फरूक सलीम साहब की जानिब में जाऊंगा। फरूक साहब, पेट्रोल तो सस्ता हुआ है, हमने देखा कि 5 रुपए फी लीटर ये सस्ता हुआ है, लेकिन डॉलर की जो छलांग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? ये आज बहुत ही तेजी से रुपया जो है वो डॉलर के सामने गिरा है। इसकी वजूहात जानना, इसके पीछे क्या वजह है और इसके पीछे कौन से फैक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जानना बड़ा जरूरी है। एक अच्छी खबर आई थी तिजारती खसारे के हवाले से, बताया जा रहा था कि जो 8 महीने गुज़श्ता साल के हैं उसमें जो हमारा तिजारती खसारा आया था वो कोई 32 अरब डॉलर का था, और इस माली साल में जो 8 महीने गुजरे हैं उसमें वो बड़ा तेजी से गिरा है और कोई 21 अरब पे पहुंच गया, लगभग 45% की इंप्रूवमेंट आई है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर थी। जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रेंथन करने वाला था और कमजोर करने वाला नहीं। लेकिन बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत यह है कि रुपया बड़ी ही तेजी से गिरा है। वजूहात मेरे ध्यान में क्या आती है कि एक तो वजह ये समझ में आती है कि जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका एतमाद जो है वो हमारी माशी पॉलिसी के ऊपर या माशी पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर बड़ी तेजी से गिरता हुआ नजर आता है। रोल इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, क्योंकि उसका अभी फैसला जो सामने आया है उसमें उसके नतीजे में कि मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी की फतह है वो और ज्यादा खराब हो गई है, गैर यकीनी अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। एक तीसरी वजह ये हो सकती है कि कोई रोड मैप, कोई नक्शा जो है वो हुकूमत से माशी एतबार से अवाम के सामने नहीं रखा जा रहा कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, जिस हाल में इस वक्त मईशत है उसको कहाँ से निकालना कैसे। फारूक सलीम साहब, हमने देखा कि ताजरों की जानिब से जो है वो हड़ताल भी की गई थी और महंगाई के खिलाफ इस हड़ताल का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी तरह महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं, लेकिन महंगाई मजीद ज़्यादा हो रही है। आप क्या समझते हैं, अब ये मामला जो हैं वो हड़तालों से आगे चले गए हैं? के दो पहलू बनते हैं। इसका एक पहलू तो ये है कि इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, जितनी भी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, दालें तक इंपोर्ट होती हैं, कपास इंपोर्ट हो रही है, इस साल गंदम भी इंपोर्ट होगी। उन चीज़ों की रुपयों में कीमत तो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। 3-4 लाख टन जो है वो इंपोर्ट करते हैं, बाकी जो है 25-26 मिलियन टन तक उनके गिरने का जो इम्पैक्ट है वो मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह चावल है वो लोकली प्रोड्यूस है।
अच्छा फ़ारूक सलीम साहब, हुकूमत की जानिब से और वजारत ख़जाना की जानिब से ये कहा जा रहा था कि पिछले हफ्ते IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कुछ कहते हैं। कभी कहा जाता है कि इस हफ्ते हो जाएगा, कौन सी तारीख दी जाती है कि उसके ऊपर मुआहदा हो जाएगा, लेकिन फिर डेडलॉक हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जो महंगाई है और डॉलर महंगा हो रहा है, इसकी वजह भी यही है कि IMF से अब तक मुआहदा नहीं हो पाया हमारा? देखिए, हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि मार्च और जून के दरमियान में जो 4 महीने हैं, उसमें पाकिस्तान ने कोई 7 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है, डॉलर में अदायगियाँ करनी है। जो भी सरमायाकार है, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी बिजनेसमैन है, जो इन फिगर्स के ऊपर गौर करता है, नज़र दौड़ाता है कि 7 अरब डॉलर की अदायगियाँ हैं और 3.2 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, तो फिर यकीनी बात है कि रुपए के ऊपर जो है उसको प्रेशर नजर आएगा और वो एक पैनिक मोड में चला जाएगा और फिर डॉलर इकट्ठे करने की तरफ जो एक भेड़ चाल शुरू हो जाती है वो सामने आ जाती है। और दूसरी तरफ ये एक अंडे मुर्गी वाला मामला है। IMF का जो मुआहदा है वो नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं पहले वो गारंटी दे दें कि वो 4-5 अरब डॉलर का जो गैप आ रहा है पाकिस्तान की फाइनेंसिंग नीड में वो पूरा करेंगे। जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि पहले IMF के प्रोग्राम में जाया जाए। तो यहाँ पे मुझे एक वो अंडा मुर्गी वाला हिसाब नजर आता है जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। तो ये बात तो फ़ारूक सलीम साहब सब जानते हैं ना कि IMF से मुआहदा नहीं हुआ है, इसलिए डॉलर महंगा हुआ है। कुछ वजूहात आपसे जानना चाहेंगे, मोटी मोटी कुछ वजूहात तो आपने अभी बताई भी हैं, और कौन कौन सी मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से IMF का मुआहदा नहीं हो पा रहा, और अगर जितने दिन तक ये मुआहदा नहीं होगा उतने दिन तक हम समझ सकते हैं कि महंगाई मजीद ज़्यादा होगी, महंगाई की तलवार जो है वो लटक रही है। ख़ास कुछ चीदा वजूहात क्या हैं, IMF से मुआहदा अब तक क्यों नहीं हो सका है? देखिए, जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया है वो खास तौर पे 2 बातें बताती है। वो कहती है कि जो लिक्विडिटी क्रंच है, यानी कि जो डॉलर्स की किल्लत है पाकिस्तान के अंदर, वो उनको डॉलर्स दरकार होंगे इंपोर्ट्स करने के लिए और उनको डॉलर्स दरकार होंगे बैरूनी कर्जाजात उतारने के लिए। रिपोर्ट ये बताती है कि ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिनके लिए मुल्क को डॉलर्स चाहिए और मुल्क के पास डॉलर्स नहीं है। और फिर वो ये कहते हैं कि जो रिस्क है डिफॉल्ट का वो बढ़ जाएगा। वो ये नहीं कह रहे कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने चला है। रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि रिस्क का जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो बढ़ रहा है और रिस्क जो है वो बड़ी तेजी से उसमें कहा जा रहा है कि वो बढ़ रहा है। यही रिपोर्ट जो है ये बाकी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के जो हैं वो कमेंट्स किए हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर IMF के साथ पाकिस्तान के मामला तय नहीं होते तो जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो वाकई में बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। जो आलमी मंडियों में हमारा बॉन्ड चल रहा है जो अप्रैल 2024 में मैच्योर होना है, उसमें भी गिरावट देखी गई है आज, और उसकी वजह भी ज्यादातर यही है कि हुकूमत के पास जो ज़खायर हैं वो बड़े कम रह गए हैं और अदायगियां ज्यादा हैं। अगर IMF का हिस्सा बन जाती है हुकूमत पाकिस्तान तो फिर मैं समझता हूं कि इन द नियर टू मीडियम टर्म जो डिफॉल्ट का खतरा है वो कतई तौर पे खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कुछ इंडिकेशन हैं जिनकी वजह से डिफ़ॉल्ट का खतरा जो है वो टले। डिफ़ॉल्ट का खतरा अगर टल भी गया उसके बावजूद भी महंगाई कम होगी या नहीं, इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। प्रोग्राम में अभी ब्रेक लेंगे और उसके बाद ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस महंगाई के अंदर कैसे गुजारा होगा उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मईशत जो गिरावट का शिकार है, उसके साथ साथ पाकिस्तानी रुपया भी मुसलसल गिर रहा है और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर के रेट जो हैं वो 300 रुपए तक पहुंच गए हैं। 285 रुपए मार्केट में है और इंटरबैंक के अंदर 285 रुपए है, जबकि मार्केट के अंदर बताया जा रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर महंगाई की जो शरह है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। 31.5% की शरह पर महंगाई पहुंच चुकी है। और इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए, और शरह सूद जो 3% इजाफा हुआ है इससे महंगाई का कितना बड़ा तूफान आएगा, इस पर बात करेंगे ज़फ़र पराजा साहब, चेयरमैन करेंसी
एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। ज़रा आम अल्फाज में बताइएगा, आम आदमी की समझ में आ जाए कि 3% अगर शरह सूद बढ़ती है तो कितनी महंगाई आती है और आने की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि मजीद भी इजाफा मुतवक्के है, और अब गरीब आदमी को क्या तवक्को रखनी चाहिए? देखिए जनाब, बात यह है कि महंगाई का तूफान तो आया हुआ है और एक मजीद आने वाला है, और इस वक्त आम आदमी का जिस्म और सांस का रिश्ता रखना नामुमकिन हो चुका है। ठीक है जनाब, लेकिन क्योंकि हमारे हालात खराब हैं और हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, तो हम खुदा ना करें तो हमारे पास कोई और चाराकार नहीं है IMF की डिमांड्स को पूरा करने का, जायज़ नाजायज़। ठीक है जी, तो यानी कि ये उनकी डिमांड है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, और इसके अलावा कोई चाराकार हमारे पास नहीं है। हाँ, अभी तक के जो तजर्बात हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि शरह सूद बढ़ाने से अफरात दर कंट्रोल होता है, यानी कि महंगाई में कमी आती है। वो इस तरह कि जो होल्डिंग्स है, मिसाल है डॉलर की है, या आपके राशन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, या पेट्रोल की, किसी भी चीज़ की, कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो क्योंकि जो इंसान की फितरत में है प्रॉफिट टेकिंग करना, तो वो अपनी चीज़ें बेच करके बैंकों के डिपॉजिट की तरफ जाते हैं। तो एक ख्याल ये है कि इससे डॉलर की होल्डिंग भी कम होगी, और जो दीगर चीज़ें हैं, मिसाल है अजनास है, चाहे उसमें सरिया है, चाहे गोल्ड है, कुछ भी है, वो लोग बेच के बैंकों में डिपॉजिट रखेंगे। तो उससे ये होता है कि एक महंगाई में कमी आती है। अब अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन आम आदमी के ऊपर तो इसके असरात लाजमी आएंगे, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पेट्रोल, डॉलर महंगा होगा, फिर पेट्रोल महंगा होगा, और उससे फिर हर चीज़ महंगी होगी। ये तो हम नहीं कह सकते कि इसके असरात नहीं आएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, फैक्ट्रीज भी बंद होंगी, और आपका लॉ एंड ऑर्डर मज़ीद ख़राब होगा, और लूट मार के वाक़यात भी होंगे, अल्लाह ना करे। तो महंगाई के असरात तो लाजमी आएंगे, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई फिलवक्त चारा नहीं है कि हम जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के शिकार हुए हुए हैं बजरिया IMF, तो वो हमको माननी है। जैसा कि परसों IMF ने कहा कि आप अपनी अफगान ट्रेड बॉर्डर का जो रेट है आप वो अप्लाई करें डॉलर के ऊपर, यानी कि दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये कहा कि आपका जो ग्रे मार्केट है वही रेट आपका इंटरबैंक है, और वो ग्रे मार्केट को बढ़ाने में जो हमारी पॉलिसीज हैं उनका बड़ा किरदार है। और जो हमने काम किए वही श्रीलंका ने किए थे, और श्रीलंका वो सब करने के बावजूद भी फेल रहा। जैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगाई, उससे ग्रे मार्केट डेवलप हो गई एक नई, और जो ओवरसी पाकिस्तानी था वो रेमिटेंस थी, वो हमारी चली गई हवाला मार्केट में, और एक्सपोर्ट की जो पेमेंट्स थी वो भी हवाले में चली गई। फिर अब गवर्नमेंट ने इंपोर्टर्स को कहा कि जी आप अपनी पेमेंट्स का खुद अरेंजमेंट करें, लेकिन उनको कोई विंडो नहीं दी, कोई तरीका नहीं बताया। बजाय ये कहा जाता कि आप एक्सचेंज कंपनी से जाके अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, तो ग्रे मार्केट ग्रो होती रही और वो तकरीबन 300 रुपए पे पहुंच गई। तो पराजा साहब, जो डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, मलिक बोस्तान साहब ये कहते हैं कि उसको रोकना चाहिए, जिसकी वजह से डॉलर की कमी जो मुल्क के अंदर है, ये कमी जो है वो पूरी हो सकती है, और उस मुल्क के अंदर जो है वो एक इस्तेहकाम आ सकता है। हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि डॉलर धड़ाधड़ अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है और हम बैठे हुए मुंह देख रहे हैं, अपनी मईशत को डूबता हुआ देख रहे हैं, हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे इस चीज़ को? जनाब, बात यह है, हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भरपूर कोशिश कर रही हैं आप डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए। जो मौजूदा DGFI हैं मोहसिन भट्ट साहब, उन्होंने बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, और जो KPK के डायरेक्टर हैं मुजाहिद अकबर खान, उन्होंने मेरा ख्याल है जो पिछले 5-6 साल में जो जितने क्रैकडाउन्स नहीं हुए, रेड नहीं हुई, उन्होंने उससे कहीं ज़्यादा की हैं, और पकड़ा भी है स्मगलर्स को, न सिर्फ पकड़ा है, पैसे कन्फिस्केट किए,
और उनको कोर्टों से सजा भी दिलवाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उस चीज का हल नहीं है। हल ये है आपकी पॉलिसीज। जब तक अगर ये तो ऐसे मिसाल है कि जैसे किसी को दिल का दर्द है और दिल की बीमारी है और हम उसको पैनाडोल दे रहे हैं सर दर्द के लिए, जबकि आपको उसका बाईपास भी करना है, उसका आपको स्टंट भी डालना है, सब कुछ करना है। तो जो हमारी अफगान, ईरान और ट्रेड पॉलिसी और जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल यकसर रिविजिट करके चेंज करने की जरूरत है। और पराजा साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ कंफ्यूजन का शिकार हैं? आपने अभी कहा कि खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन बनिस्बत इसके मुखालिफ बयान सामने आता है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। वो कहते हैं एक तकरीब के अंदर खड़े होकर कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, वज़ीर ख़जाना कोई और बात करते हैं। तो क्या इन लोगों को पता नहीं है हालात का कि क्या सूरत हाल है, या वज़ीर दिफा साहब जो हैं वो लाइल्म है मौजूदा सूरत हाल से? तो क्या वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, या उनको इल्म नहीं है इस बात का? क्या सूरत हाल है? देखिए जनाब, उनके बयान पे तो मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, ठीक है। अगर आप कहें कि हम डिफॉल्ट हो गए हैं तो उन्होंने जैसे कहा था कि टेक्निकली हम डिफॉल्ट हो गए हैं, जो मेरा ख्याल है वजीर दिफा साहब ने कहा था, वो शायद इस तनज़र में बात की गई थी कि जैसे कि अभी हमारे पास जो है $3 बिलियन या समथिंग के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और जबकि हमारे पास जो दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स हैं वो 3 बिलियन से कहीं ज्यादा है, 5-6 बिलियन के। तो शायद उन्होंने इसमें इस सेंस में कहा हो कि जितने हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, लोगों की अमानत है, उस और जो हमारे पर रिजर्व है वो उससे कम है। मे भी उनका कहना ये हो, ठीक है। लेकिन अभी कोई खुदा ना करे ऐसे हालात नहीं है कि हम डिफॉल्ट कर जाएं, और इसीलिए हम ये सारे इक़दाम कर रहे हैं। और जो हम IMF की जायज नाजायज बातें मान रहे हैं, और IMF भी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, क्योंकि बेसिकली तो जो उसके डिपॉजिटर हैं बड़े तो यूरोप और अमेरिका हैं। देखिए हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ी है। हमने पहले रशिया से लड़ी पूरे यूरोप अमेरिका की वॉर, उसके बाद हमको इंडिया के सामने खड़ा कर दिया गया, वो हम लड़ते रहे। अब हम चाइना और अमेरिका, दो हाथियों की लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं। देखिए हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई खराब नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरह चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, अगर उनके भी कर्जे रोल ओवर नहीं होंगे तो वो भी डिफॉल्ट कर देंगे, तो जितना मर्जी उनके पास रिजर्व हो, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के कर्जे भी रोल ओवर नहीं होंगे तो पाकिस्तान को भी मुश्किलात है। और पाकिस्तान को बिहाइंड द कर्टन्स क्या क्या बातें मनवाई जा रही हैं, गॉड नोज बेटर, ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि जो इस वक्त हमारी अहमियत है वो हमारे गले पड़ गई है। और पराजा साहब, चीन ने जो हाल ही में $170 मिलियन दिए हैं, क्या इससे भी आप समझते हैं कोई फर्क पड़ेगा, या ऊंट के मुंह में जीरा है ये भी? अभी उन्होंने $700 मिलियन दिए हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं ये समझता हूँ कि शहद से मीठी पहाड़, हिमालय से बढ़ती दोस्ती कोई दोस्ती नहीं है। चीन एक अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है, वो बजाय खुल के हमारा साथ दे, क्योंकि सबसे बड़ा CPEC का फायदा उसको है। उसने रिस्ट्रिक्ट किया है CPEC को अपने तक, जबकि दुनिया का कहना यह है कि CPEC आप पूरी दुनिया के लिए खोले, यानी कि फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट और इधर गल्फ की तरफ आप उसको लेके जाएं, ठीक है जी। और पूरा वो कनेक्शन बनता है। तो सबसे ज्यादा जो चाइना ने हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर राजा साहब, आपकी इस बात से नतीजा ये निकला है कि फिर इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी और उन्होंने CPEC के हवाले से जो पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी सही थी इस रवैये के बाद, चीन के इस रवैये के बाद? देखिए जनाब, बात यह है उन्होंने पॉलिसी क्या बनाई क्या नहीं बनाई वो तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात कहना चाहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपोज हो चुकी हैं। उनको किसी को भी मुल्क और आवाम से ना कोई प्यार है, ना कोई मोहब्बत है, ना कोई उल्फत है। वो सिर्फ और सिर्फ जब माशी हालात ठीक होने लग पड़ते हैं, कोई भी हो ऑपोजिशन में, वो हमारे यहाँ एक नया शोशा खड़ा कर देते हैं। और जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनकी तरफ से कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि 15 जो हमारी जो इलीट क्लास है, जो उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, $15 बिलियन सालाना, यानी कि $15 अरब सालाना,
वो दी जाती है। अगर हम वो बंद कर दें तो आपको तो ये इस तरह जो हम दर बदर घूम रहे हैं चंद 100 मिलियन या 1-2 बिलियन डॉलर के लिए, उसके लिए नहीं जाना राजा साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डॉलर को नीचे लाने का कोई हरबा है आपके पास? कोई ऐसा तरीका है जिससे डॉलर नीचे आ जाए और कुछ बेहतरी हो जाए हालात में? जी बिल्कुल है जनाब। देखिए, हमको हुकूमत को अपने खर्चे कम करने होंगे और जी सब्सिडीज हैं वो ख़त्म करनी होंगी। फिर आपका ये मैं फौरी तौर पे जो बातें वो कर रहा हूँ, ठीक है जी। और जो आपका जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो आपका जीडीपी का 22% है अनअटेंडेड अनटैक्स, उसको टैक्स करना पड़ेगा खर्चे। और जो आपकी ये कॉरपोरेशंस हैं गवर्नमेंट ओन्ड, उनको आप बेचना तो क्योंकि एक सियासी बहुत बड़ा सख्त फैसला होगा। मैं ये कहूँगा कि एनजीओज का एक क्लब बना के, अखुवत, एदी, सैलानी, इनको एक क्लब बना के इनका और इनके हवाले कर दिया जाए, तो ये इनको चलाएंगे भी क्योंकि इनके पास मॉड्यूल है कि ये इसको चला पाए। तो आपका खर्चा भी रुक जाएगा। आप इंडियन एयरलाइन देखें, वो 600 जहाज लेने जा रही है, $60 बिलियन का उसने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर पराजा साहब, चेयरमैन करेंसी एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो हालात, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए और डॉलर को नीचे लाने के लिए क्या इकदाम हों, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसके हालात जो हैं वो सही हो जाएंगे। इरफान इकबाल शेख साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और मुल्की हालात जो हैं, माशी हालात, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है महंगाई की, डॉलर की उड़ती हुई छलांग की, और बात हो रही है आम आवाम की। पाकिस्तान के माशी हालात किस जानिब जा रहे हैं और इन हालात को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, चढ़ते हुए डॉलर को कैसे नीचे लाया जा सकता है और महंगाई में पिसी आवाम के लिए क्या कुछ रिलीफ मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आमतौर पर महंगाई बढ़े तो ताजरों और सनतकारों की चीखें निकल जाती हैं, ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकल रही हैं, किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो बराह रास्त इमरान खान को ट्वीट करके जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आप क्या समझते हैं, कौन है इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार? नहीं देखें, ये तो मैं उसको लूँगा कि पिछले 30 साल से सब ने अपना अपना शेयर डाला है और तब हम इस हाल में पहुँचे। और ये जो 130 बिलियन का लोन जो हमारे सर के ऊपर जो पड़ा इस वक्त, इसने सब ने अपना अपना बराबर शेयर डाला है ताकि इस मुल्क को किसी तरीके से हम उस हालत में ले आए जो इस वक्त हालत बनी हुई है। और इरफान साहब, जब टैक्स डाला जाता है तो वो बराह रास्त आवाम पर मुंतकिल किया जाता है, कुछ ऐसा ही आप लोगों ने भी किया है, क्या वजूहात हैं इसकी, ज़रा ये बताना पसंद फरमाएंगे? नहीं, इसमें कुछ हकीकत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आप आगे सप्लाई हो जाता है, आगे उसकी तरफ चल जाता है। लेकिन मैं आपको जो बताऊं, जो आपका एक्सपोर्ट का काम है, जो आपका इंडस्ट्री का काम है और जो आपके इंपोर्ट्स के काम है, इन सारे कामों में तो इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। और ये तो इतना कि महंगा हो गया। एक देखिए, मेरी बात सुनो, पहले आपने बिजली बढ़ाई, फिर आपने गैस बढ़ा दी, फिर उसके बाद आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, फिर अब आप 170 बिलियन का एक मिनी बजट लेके आ गए हैं। तो मुझे बताए, चीज़ों का आखिर हम कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? देखिए, हम ऑलरेडी बांग्लादेश से को तकरीबन 20 से 22% हम महंगे हैं। और आप अगर इंटरेस्ट रेट को देख लो, आपका जो मॉनेटरी आपकी पॉलिसी है उसमें आप देख लें, हम काइबर पे हैं 17 पे, मलेशिया है 2.25 पे, चाइना है 2.8 पे, आपका इंडिया है 6.3 पे, आपका बांग्लादेश है 5.8 पे। हम अपना तकाबल करते हैं इस रीजन के साथ, तो हम तो किसी उसमें आते ही नहीं मुकाबले में। काइबर के बाद 2-2.5-3% जो है ना बैंक लेता है, 20% पहले आप कमाएंगे, उसके बाद आप बैंकों को देंगे के बाद आप अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो इसी तरह आप जाएं अपनी उसकी तरफ, फॉरेन रिजर्व की तरफ, हम 2.9 को टच कर गए हैं और 2.9
1.9 आप पता है कि 15 दिन के लिए मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा नहीं है। 1 कुछ बिलियन हमारा एक हर हफ्ते में जाता है। तो हमने किस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं और किस तरह से इसको लेके चलेंगे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। रेमिटेंस आपकी कम हो गई क्योंकि आपकी पॉलिसी पहले गलती, हम खास इनको डॉक्टर साहब कहते रहे कि जनाब 5-6 माह पहले हम कहते रहे कि जी इसको ओपन कर दें, अदरवाइज़ हम बंद गली में फंस जाएंगे। और वही हुआ, जब हम 2 पॉइंट पे हमने टच किया 3 पे तो उनको होश आई, वो अच्छा ये तो बहुत ख़राब हो गया, अब इसको ओपन कर दें। शुक्रिया कहने से पहले मैं उनसे चाहूँगा कि जो इंपोर्ट है ताजिर हजरात मंगवाते हैं, इनको डॉलर को रोते हैं, इससे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? ये देखते हैं ये सूरत हाल जो इंपोर्ट होती हैं इनको कम किया जाए और इसके बाद तमाम तर मामला जो है खुद ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। तो इंपोर्ट कंट्रोल क्यों नहीं की जाती? इरफान साहब ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, मैं आपको इसका मैं बिल्कुल एक अपना फैसला बताता हूँ। सही, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है, पॉलिसी तो गवर्नमेंट लेके आती है। इंपोर्ट पॉलिसी लानी है किसने लानी है? गवर्नमेंट ने। आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि आपने कहा जी इंपोर्ट आप कर सकते हैं, और भाई आप अपना बताएं कि किस कैटेगरी में आप कितनी कर सकते हैं। एक वेबसाइट आपकी है, उसमें लिखे कि हमने पेट्रोल पे इतने पैसे खर्च करने हैं। देखिए, हमने पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स और दूसरी चीज़ों पे हम 27 बिलियन हमने किया 80 बिलियन में से खर्च। अब हमने इसको करना है कैप 50 पे, 55 पे, 60 पे, उसकी एक क्लियर कट आपको डायरेक्शन होनी चाहिए जो नहीं दी गई। फिर आपको ये कहा गया कि जी आप इंपोर्ट कर सकते हैं जी, क्योंकि हमने साइन किया और WTO पे तो हम नहीं बोल सकते। और भाई किसी का आपने यहाँ पे मंगवा के 3-4 हज़ार कंटेनर और लोगों के पहुँचा दिए, तो उसमें मुझे बताएं उनका ताजरों का क्या कसूर है? ताजरों को तो नहीं पता। उनको जब आप ये कहते हैं कि भाई इस कैटेगरी में, और पुरतयश माल का तो मैं आज से 1 साल पहले, हालांकि मेरा अपना कारोबार है, पर मैंने कहा था जी जिस मुल्क में पुरतयश माल बंद होना चाहिए इंपोर्ट उसकी, क्योंकि हम उसके मुतहम्मल ही नहीं है। और हमें क्लियर कट पॉलिसी देनी है हमने कि हम नहीं ये मंगवा सकते, ये नहीं मंगवा सकते, ख़त्म करो। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़, कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी मिनिस्टर से पूछो, कोई जवाब नहीं देता। और ये फिर उसका अंजाम क्या हुआ कि सबने इंपोर्ट करने शुरू कर दिए उसी रूटीन में। पैसे आपके पास थे नहीं, पैसे आपने अपना कंट्रोल नहीं किए। और मिफ्ता ने जब कहा था उस वक्त 10.5-11 बिलियन थे कि जी इसको ओपन कर दें, तो उसको बुरा मनाया गया। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ ये इल प्लानिंग है, जिसकी वजह से हम आज ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब, बता रहे थे कि क्या सूरत हाल इस वक्त इंपोर्ट मुल्क के जो हालात हैं इनके अंदर कौन कौन से ऐसे फैसले होने चाहिए और क्या सख्त फैसले हैं जो हुकूमत को करने चाहिए। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जब से माशी हालात ख़राब हुए हैं, इसमें सब जगह से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत सख्त फैसले करे, अच्छी नीयत से काम करे, तो ही पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। लेकिन लगता ऐसा ही है कि हुकूमत जो है वो सख्त फैसले करने को तैयार नहीं है, ना ही हुकूमत की नीयत ऐसी है जिसकी वजह से हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी कोई अच्छी सूरत हाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। आने वाले दिनों में हालात मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। किस तरह मौजूदा हुकूमत जो है इस सूरत हाल को कंट्रोल करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।